बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आज की जो फसल है आपको पता है सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर के अंदर ही काश्त होने वाली ऐसी फसल बताऊंगा जो बहुत ही कम खर्चे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली फसल है। और ये रिवायती फसलों में से नहीं है जैसे गंदम आजकल लगा रहे हैं या सरसों वगैरह या राया कैनोला लगा रहे हैं, ये उनमें से उनसे हट कर है। आज की जो फसल है वो है इन्हीं दिनों में काश्त होने वाली, यानी 15 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक काश्त होने वाली ये फसल है। और ये फसल इंतहाई अच्छी है। और इस फसल का ये भी एक और फ़ायदा आपको बता दूं कि अगर आप लोग की कोई फसल खड़ी है जो सितंबर में आप नहीं काट रहे, अक्टूबर में नहीं काट रहे, नवंबर में नहीं काट रहे, तो फिर भी आप दिसंबर और जनवरी में भी इस फसल को काश्त कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी फसल है जो बेहतरीन है जी। तो ये फसल है इसबगोल की फसल। इसबगोल आपको पता है कि ये एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जो हर घर की ज़रूरत है और तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होती है। इसबगोल जो है इसकी फसल को काश्त करने के लिए आज मैं वो तमाम मालूमात आपको दूंगा जो इसके लिए ज़रूरी होती है कि इसके अंदर कौन सी खाद डालनी है, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, खाद कौन सी डालनी है, उसके स्प्रे कौन से होते हैं और इसकी हार्वेस्टिंग कैसे होती है, दवाइयाँ कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती हैं, या इसकी अच्छी फसल के लिए इसको तैयार कैसे किया जाता है। ये सारी बातें आपको साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। तो अब चलते हैं और आपको इसबगोल की फसल के हवाले से सारी मालूमात देता हूँ जी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसके लिए ज़मीन कैसी ज़रूरत है। इसके लिए जो सबसे बेहतरीन ज़मीन है, जो मौजूद ज़मीन है, वो इसके लिए ज़्यादातर आपको रेतली हल्की मैरा ज़मीन चाहिए होती है। ये वैसे आम मैरा ज़मीन या भारी मैरा ज़मीन में भी हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेहतर है वो इसके लिए हल्की मैरा ज़मीन ही है जिसमें ये बेहतरीन तरीके से ये काश्त हो जाता है। और इसबगोल को काश्त करने के लिए आपको ऐसी ही ज़मीन को ढूंढना होगा कि ज़मीन जो है वो हल्की मैरा हो। ख़ास तौर पर हमारे जनूबी पंजाब में अक्सर जो ज़मीनें हल्की मैरा होती हैं या हल्की रेतली ज़मीनें होती हैं वो इसके लिए सबसे मौजूद हैं। ऐसी ज़मीनें हों जिसके अंदर पानी ना खड़ा हो। मिसाल के तौर पर अगर आप उसको पानी लगाएं तो वो ज़्यादा देर खड़ा ना हो, पानी जल्दी जज्ब हो जाए। ये जो ज़मीनें होती हैं ये इसके लिए बेहतरीन होती है। ये तो मैंने आपको बता दी ज़मीन की साख्त। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए इसकी ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। तो ज़मीन की तैयारी जैसे मैं तमाम ज़मीनों की फसलों के लिए बताता हूँ कि ज़मीन को कैसे तैयार करना है, उसी तरह आपने इसके अंदर 2-3 हल लगाने हैं। दो तीन हल लगा के रोटिवेटर करके बेहतरीन नरम ज़मीन करके इसको या खेल बना दें, या अगर आपने फ्लैट ज़मीन में भी छट्टा करना है तो इन बातों का ख्याल रखें कि ये ज़मीन आपकी पानी जज़ब करने वाली ज़मीन हो, पानी को पी जाने वाली ज़मीन हो, पानी उसके अंदर खड़ा ना रहे, ऐसी ज़मीन हो। जब ये आप इस तरह की ज़मीन आप कर लेंगे तो फिर इस ज़मीन के अंदर आपने छट्टा कर देना है, या खेल के ऊपर आपने चोबे की मदद से या चूंडी की मदद से आपने वो बीज लगा देना है। तो ये इसका एक तरीक़ेकार है। अब बताऊं कि इसको बीज की कितनी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए 2-3 मुख्तलिफ फार्मूले हैं। अगर आपने फ्लैट ज़मीन के अंदर करने हैं तो बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि इसके अंदर आप कम से कम 6 किलो बीज जो है वो डालें, यानी कि 4 किलो 6 किलो। लेकिन अगर आपने चूंडी की मदद से लगाना है तो आपको 1.5 किलो से 2 किलो बीज ज़रूरत होगा, जो आपकी फसल के लिए बेहतरीन है। और इतना ही बीज इसको काफ़ी होता है। तो बीज का इंतखाब भी अच्छा बीज का कीजिएगा। अच्छा बीज अगर आप लगाएंगे तो इसकी औसत जो है वो आपकी जो पैदावार है वो 10 से 12 मन तक आ सकती है। अगर आप हल्का बीज लगाएंगे तो फिर ये औसत आपकी मिकदार कम हो जाएगी। अब आ जाते हैं इसकी आबपाशी की तरफ। आबपाशी में ये है कि अगर आप इसको वत्तर ज़मीन पर काश्त करते हैं, ये जैसे फ्लैट ज़मीन वत्तर करके उसके अंदर काश्त कर देते हैं तो फिर तो इसको पानी की उस वक्त ज़रूरत नहीं होती, फिर इसको पानी बाद में लगाया जाता है। ये ज़्यादा पानी भी नहीं लेती। ये ज़्यादा पूरी फसल जो है ये एक तो आपको पता है कि सर्दियों का मौसम आ जाता है, उसमें सर्दियों में वैसे इसको नमी इसकी जड़ों को मिलती रहती है तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ये 2 पानी में भी तैयार हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये 3 पानी ले लेती है। बस इतना कुछ इसको पानी की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपने खेलों के ऊपर काश्त की है तो फिर जिस वक्त आप काश्त कर रहे हैं उसके फ़ौरन बाद आप एक पानी लगाएंगे। फिर इसका अगला पानी जो है वो जब ये निकल आएगी, ग्रोथ इसकी शुरू हो जाएगी, ये तकरीबन कोई 2-3 इंच का 4 इंच तक का पौधा होगा, फिर आपको इसको पानी लगाना पड़ेगा। तो ये इसके पानी, लेकिन इसका ये ख्याल रखिएगा ये सेम के ऊपर हो, इसके सिर्फ नमी चाहिए होती है। तो वो जड़ के अंदर जो है पानी लग जाएगा और पानी लगने से इसको फंगस भी हो सकती है और दीगर यानी कि इसकी जड़ कमज़ोर हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखिएगा। खाद के प्लान की अगर मैं बात करूँ तो इसको ज़मीन की तैयार करते वक्त इसको कोई खाद नहीं देते और वैसे भी इसको
खाद की ज़रूरत नहीं होती, ना बुआई के वक्त ना बाद में। हाँ, अगर आपकी ज़मीन के अंदर फास्फोरस की कमी है तो फिर आप इसको 1 बोरी DAP आप दे सकते हैं। वो भी अगर आप बुआई के वक्त देना चाहें उस वक्त दे सकते हैं, या जिस वक्त फसल निकल आए, ये पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उस वक्त पानी के अंदर आप फ्लड कर दें या इसको छटा कर दें DAP एक बोरी, अगर आपके फास्फोरस की कमी है तो। या फिर जिस वक्त ये बड़ी हो जाती है, दूसरा पानी लगता है, तो उस वक्त 1 बोरी नाइट्रोफास की, नाइट्रोजनी कोई भी खाद आप इसको उस वक्त दे सकते हैं। और जिस वक्त इसके फूल और फल लग रहे हो उस वक्त आपने इसके अंदर पोटाश डालनी है। पोटाश का एक बैग जो 10 किलो वाला डालें, 25 किलो वाला डालें SOP का, वो आपने दे देना जिस वक्त ये फूल निकाल रही हो, ताकि इसको फल और फूल ज़्यादा अच्छे तरीके से, ताकि इसकी पैदावार बढ़ा सके। और उसके साथ अगर आप सल्फ़र भी देना चाहें तो 2 से 3 किलो सल्फ़र आप इसको उस वक्त दें जिस वक्त ये फूल निकाल रहा हो। तो ये तो इसका खाद प्लान है। अब आगे बात करते हैं कि इसको बीमारियां कौन सी लगती हैं या स्प्रे कौन सी होती है। अगर बीमारियों को मैं बात करूं तो इसबगोल को कोई भी किस्म की बीमारी नहीं लगती। हाँ, अलबत्ता अगर आप जिस वक्त ये फूल निकाल रही हो उस वक्त अगर आप पोटाश का स्प्रे इस पे कर दे तो वो स्प्रे कर सकते, अदरवाइज इसको किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं होता, ना इस पे कोई बीमारी हमलावर होती है, ना इसको कोई बीमारी लगती है। वो जड़ों की बीमारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर आपने पानी नहीं खड़े होने देना, जिससे वो जड़ जो है वो महफूज हो जाएगी। और अगर वो जड़ महफूज हो जाती है तो फिर इसको ना फंगस लगती है, ना इसके कोई और तकलीफ होती है, बीमारी इसको कोई और नहीं लगती। तो पोटाश का स्प्रे जो है वो इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए बेहतरीन है। अगर इसकी पैदावार की मैं बात करूं तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसकी जो पैदावार है वो 10 से 12 मन आसानी से आ जाती है। यानी कि अगर आप सही तरीके से इसको काश्त करते हैं, इसको थोड़ी निगहदाश्त करते हैं, तो फिर ये 10 से 12 मन आ जाती है। और इस वक्त जो उसका रेट है वो तकरीबन कोई 40 से 45 हज़ार रुपये मन के हिसाब से इस वक्त इसका रेट है। अगर आप ये काश्त करते हैं तो 40 से 45 हज़ार इसका रेट है। इससे बढ़ सकता है, ये कम नहीं होगा, क्योंकि ये मार्केट क्रैश नहीं करती। क्रैश क्यों नहीं करती? क्योंकि ये इंपोर्ट होती है, बाहर जाती है। ये आपको पता है कि इंडिया जो है वो हमें पूरे दुनिया में ये इस वक्त इसबगोल की बड़ा सप्लायर है। और उनके आबो हवा, उनकी ज़मीनें और पाकिस्तान की आबो हवा और ज़मीनें तकरीबन एक जैसी हैं, एक ही जैसी बारिशें होती है, एक ही जैसे सारे मौसम हैं। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पर ये करते हैं तो ये यहाँ कामयाब हो जाएगी और अच्छी पैदावार भी आप उठा लेंगे और इसमें से अच्छा ज़र मुबादला भी आप कमा सकते हैं। इसलिए इसकी मार्केट जो है वो क्रैश नहीं होती। अब आ गई इसकी कटाई, यानी कि इसकी हार्वेस्टिंग। इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो आप उस वक्त करेंगे जिस वक्त ये पकने के बिल्कुल तैयार होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 15 सितंबर के बाद और अक्टूबर 30 तक इसको काश्त करते हैं, पकना तैयार हो जाती है मार्च में और अप्रैल में कटती है। और अगर आप इसको जनवरी में भी काश्त करते हैं तो ये अप्रैल तक ये तैयार हो जाती है। यानी कि ये ऐसी फसल है जो 6 महीने भी लेती है और जो 3 महीने में भी तैयार हो जाती है। यानी जिन दोस्तों की मैंने पहले बताया कि फसल अगर खड़ी है और वो इसको कोई फसल खड़ी है वो कटती है आपकी दिसंबर में है या जनवरी में है, तो उस वक्त भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इस वजह से, और फिर इसको जिस वक्त ये कोशिश करेंगे बारिश और आंधी से ये जिस वक्त फूल या तैयार हो जाते हैं या इस पर फल लग जाता है तो उस वक्त इसको बारिश से भी बचा लें। और इसको बारिश का अगर आपको पता लगे तो इसकी हार्वेस्टिंग कर लें, इसको कटाई इसके नीचे, ये तकरीबन ये पौधा जो है वो 1.5 से 2 फुट या 2.5 फुट तक ज़्यादा से ज़्यादा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। और इसको आप नीचे से कटाई कर सकते हैं, दरांती के साथ कर सकते हैं। और उसके बाद आप जमा करके घर के अंदर अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो इसको इकट्ठा करके इसको जिस तरह डंडों से इस तरह मारते हैं तो फिर उसमें से वो निकल आती है। छिलका होता है वो अलग कर लें, बीज अलग हो जाएगा और बाकी जो इसकी बाकी आते हैं वो अलग हो जाएंगे। इस तरह भी हो सकता है अगर आप इसको चिया सीड वाली, यानी कि उस थ्रेशर से अगर आप इसको निकालना चाहें तो बहुत ही आराम से ये निकल जाती है। ये इसके 2 तरीके हैं जी। तो किसान भाइयों, आज की जो हमारी फसल थी वो थी इसबगोल के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसबगोल की एक मुकम्मल मैंने जामे तरीके से आपको सारा कुछ बताया कि इसबगोल की काश्त कैसे करनी है। आपको जैसे मैंने बताया बहुत कम खर्चे में ये एक ज़बरदस्त फसल है, एक अच्छे मुनाफे देने वाली फसल है, लेकिन रिवायती फसलों से हटकर है, एक अलग फसल है। अगर आप इसको लगाना चाहें, यानी अगर आप गंदम नहीं लगाते, किनोला, सरसों, राया नहीं लगाते, अगर आप इसबगोल लगाना चाहें या आप कोई सब्ज़ी नहीं लगाना चाहते, प्याज, तूरी, भिंडी, दीगर जो सब्जियाँ हैं अगर वो नहीं लगाना चाहते, ये आप फसल काश्त करें। उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह इसमें अच्छी आप इनकम कर लेंगे और ज़्यादा
खर्चा भी नहीं है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म करता हूँ, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा करे। मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सकें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।